Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 5 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है दैट इज एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके अंदर कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ मशीन पार्ट जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ मशीन पार्ट में आता क्या है। तो अभी तक हमने जो यहाँ पे पढ़ा है एस्टिमेशन सब्जेक्ट में अंदर, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो सारी कॉस्टिंग्स आती थी। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ मशीन पार्ट में क्या आएगा कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में पढ़ा था, जैसे कि आपने लेथ मशीन पढ़ा है, ठीक है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, तो लेथ मशीन के ऊपर आप जो जो ऑपरेशंस करते थे, ठीक है, वो ऑपरेशन करके आप एक मशीन पार्ट बनाते थे। जैसे कि उसके अंदर आप टर्निंग, ड्रिलिंग, फिर नर्लिंग, थ्रेडिंग वगैरह ऑप्शन जो मतलब कि जो ऑपरेशंस रहते थे आप उसके अंदर परफॉर्म करते थे। तो अब वो सारे जो ऑपरेशंस है उसके जो कॉस्टिंग है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में काउंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ कटिंग स्पीड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। अगर आपको कटिंग स्पीड फाइंड करनी है तो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला पाई डी एन अपॉन 100। उसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो मीटर पर मिनट मिलेगा। तो इसके अंदर जो D है वो डायामीटर है, N RPM रहता है, रन पर मिनट, एंड S होगा आपकी स्पीड जो कि आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में करना पड़ेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको खास याद रखनी है कि आपके मशीन की जो कटिंग स्पीड है, मतलब कि अगर लेथ मशीन है तो वो चक जो होता है वो कौन सी स्पीड से घूमेगा वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद आती है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज़ फीड। तो फीड में स्टूडेंट्स क्या होगा, F इक्वल टू एल अपॉन एन इंटू टी। ठीक है, तो इसके अंदर फीड में जो L है दिस इज योर लेंथ जो कि है सेंटीमीटर में, N अगेन RPM एंड T इज इक्वल टू टाइम इन मिनट। ठीक है, फीड का मतलब क्या होता है कि जब आप लेथ मशीन यूज़ करते थे तो आपका जो कटिंग टूल था उसको आप फीड देते थे। ठीक है, उसको आप यूं व्हील घुमा के उसको फीड देते थे, तो उस हिसाब से आपका जो कटिंग टूल था वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव होता था। तो वो फीड हम यहाँ पे इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे विच इज़ एल अपॉन एन इंटू टी। आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी नंबर 3 जो कि है डेप्थ ऑफ कट। अभी आपने जब कट करना था तो आप अपने टूल को वर्कपीस के अंदर इंसर्ट करते थे। ठीक है, तो उस वक्त जो डेप्थ ऑफ कट आती थी वो हमें फाइंड करनी हो, वो हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। यहाँ पे कैपिटल डी है इनिशियल डायामीटर, मतलब कि आपने मशीनिंग शुरू नहीं किया उससे पहले जो जॉब का डायामीटर है वो, माइनस डायामीटर आफ्टर मशीनिंग, मतलब कि एक बार जब आपने कटिंग कर दिया तो उसको हम कहेंगे स्मॉल डी। मतलब वो ऑब्वियस है कि कटिंग होने के बाद आपका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर अगर हम बात करें तो डी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन डी, मतलब कि जो इनिशियल डायमीटर है वो ऑलवेज लंबा होगा जबकि स्मॉल डायमीटर है वो ऑलवेज छोटा होगा, क्योंकि वो कटिंग हो जाएगा तो उसमें से वो मेटल रिमूवल हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो टर्म आती है दैट इज़ अप्रोच एंड ओवर रन। अभी स्टूडेंट्स ये बहुत ही एक काम का टॉपिक है। अप्रोच और ओवर रन की बात करें तो अप्रोच को हम डिनोट करते हैं ए से, जबकि ओवर रन को हम डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, तो जब आप कटिंग शुरू करते हो, ठीक है, जब आप कटिंग शुरू करते हो तो उस वक्त क्या होता है कि जो आपका वर्क पीस होता है उससे पहले आप एक अपने कटिंग टूल को लेके आते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं टूल बोल दूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जब कटिंग शुरू करूँ तो इस टूल को पहले से ही जॉब को टच करके रखूँ। अगर मैंने उसको पहले से ही जॉब को टच करके रखा है तो क्या होगा, जब आप कटिंग शुरू करोगे, जब आप अपने वर्क पीस को रोटेट करोगे तो आपका जो टूल है उसकी टिप जो होती है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम टच कैसे करते हैं, तो जब हमें कटिंग करना होता है उस वक्त इन दोनों में से कोई भी एक, ईदर योर टूल और योर वर्क पीस, दोनों में से कोई भी एक रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, वो रोटेटिंग मोशन में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा वर्क पीस रोटेट हो रहा है तब साइड में से हम टूल लेके आते हैं और फिर उसको टच करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जब रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये जो आपका जॉब है वो रोटेट हो रहा है और उस वक्त हम लाके उसको टच करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका वर्क पीस है उससे पहले दूर थोड़ा आपका टूल होगा।
ठीक है। तो ये जो टूल का सेंटर है वो और आपका वर्क पीस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अप्रोच कहते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कटिंग शुरू होता गया तो हम राइट हैंड साइड मूव होते गए होते गए होते गए, फिर क्या होगा, तो अभी यहाँ पे कटिंग चालू हुई है और आप देख सकते हो कि आधा आपका जो टूल है वो अभी कट नहीं है। मतलब कटिंग में आप देख सकते हो ये बैकवर्ड पोर्शन है, जबकि फ्रंट पोर्शन कटिंग में यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रंट पोर्शन जो है वो कटिंग में यूज़ नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना जो पोर्शन है जो कटिंग में आपके लिए यूज़फुल नहीं है, जब आप इसको आगे ले आओगे तब क्या होगा कि जो फ्रंट पोर्शन है वो कटिंग में यूज़फुल नहीं हो रहा है, तो उसको हम ओवर रन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ओवर रन। तो आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो अप्रोच इज द डिस्टेंस ओवर विच द कटर मस्ट बी एंगेज बिफोर द फुल डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, अगर हम डेप्थ ऑफ कट अभी लगा रहे हैं उसके पहले का जो डिस्टेंस है, जैसे कि हमारी बात हुई, उसको हम अप्रोच कहते हैं, जो कि टूल पीछे है। अब बात करते हैं ओवर रन के बारे में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर कट द टूल लूजेज द कॉन्टेक्ट ऑफ जॉब एंड ट्रैवल सम मोर डिस्टेंस। मतलब कटिंग होने के बाद क्या होगा कि ये जो टूल है वो तो रनिंग कंडीशन में है ही और वो आगे चला गया, तो अभी इतना जो पोर्शन है वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, जो बाहर का पोर्शन है वो यूज़फुल नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसको हम बोलते हैं ओवर रन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ओवर रन। तो आगे अब बात करेंगे मशीनिंग टाइम फॉर डिफरेंट लेथ ऑपरेशंस। मतलब कि जो टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये चैप्टर का, मशीनिंग टाइम फॉर डिफरेंट लेथ ऑपरेशन। ठीक है, कि ये जो लेथ है उसके ऊपर आप जो जो ऑपरेशंस करते हो उसका मशीनिंग टाइम आपको फाइंड करना है। तो दिमाग में एक डाउट होगा कि सर टाइम ही क्यों फाइंड किया हमने। तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑल अबाउट कॉस्टिंग। ठीक है, वो सारा कॉस्टिंग के लिए है। तो हम क्या करेंगे कि भाई टर्निंग नाम का ऑपरेशन अगर आपने किया वो 10 मिनट चला, तो हम क्या करेंगे 10 मिनट इंटू लेबर रेट, तो आपको 10 मिनट का भाव मिल गया, तो आपको उसकी कॉस्टिंग मिल गई। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, टर्निंग हो, नर्लिंग हो, ड्रिलिंग हो, तो ये सारे कोई भी ऑपरेशन है वो करने में डिफरेंट टाइम लेता है। ठीक है, कोई ऑपरेशन 2 मिनट में हो जाएगा तो कोई ऑपरेशन 10 मिनट में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका टाइम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसका टाइम निकालेंगे और उस वो जो टाइम है उसको आप लेबर रेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपकी कॉस्टिंग मिल जाएगी। तो अब लेथ ऑपरेशन की बात करें तो उसमें टर्निंग हो, नर्लिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग और चैम्फरिंग, अगर ये सारे ऑप्शन आपके सामने हो तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे बनाई है कि उसके लिए टाइम की एक फॉर्मूला फिक्स है, LFN, L/FN, जहाँ हमें पता है एन अगर हमें फाइंड करना हो तो वो हमें स्पीड की फॉर्मूला जो अभी हमने देखी थी S = πdN/100, उसमें अगर मैं एन को सब्जेक्ट बना दूँ तो मुझे क्या मिला, 100S/πd, तो एन आपको मिल जाएगा। L इज़ अ लेंथ ऑफ कट। ठीक है, जो आपकी लेंथ ऑफ कट है वो वहाँ पे आपको लेनी है। तो स्टूडेंट जब भी आपको टर्निंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग या चैम्फरिंग के बारे में कहा गया है तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करनी है और कोई फॉर्मूला पे जाना नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इन सभी के लिए डिफरेंट फार्मूला नहीं ली, मैंने इन सभी के लिए एक कॉमन ही बना दिया है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे बात करते हैं दैट इज़ अबाउट थ्रेडिंग। अगर थ्रेडिंग के लिए टाइम फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है L+0.7 पिच इंटू RPM। RPM मतलब कि N, पिच को हम कह सकते हैं P। ठीक है, अगर टैपिंग के लिए फाइंड करना हो, अगर आप टैपिंग ऑपरेशन की बात करें और उसके लिए फाइंड करना हो तो वो होगा 3/2 L+D/2 डिवाइडेड बाय P इंटू N। अगेन P का मतलब है पिच और N का मतलब है RPM। तो ये फॉर्मूलाज हो गई आपकी लेथ मशीन के लिए। लेथ मशीन के अगर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हो तो आपको ये सारी फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट थियरी जो कि है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EBQ। ठीक है, तो EBQ के फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है, 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है दैट डिफाइन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो व्हेन प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी देन इट कांट be produced in one single batch. The size of batch decided with this method is called EBQ। मतलब कि जब भी आपको बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनानी है, ठीक है, मतलब कि आपको 10,000 पीसेस बनाने हैं, 20,000 पीसेस बनाने हैं, तो वो आप एक ही बार में नहीं बना सकते हो। तो आप क्या करते हो, उस वक्त आप छोटी छोटी बैचेस बना देते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे को
20,000 पीसीस बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, छोटी छोटी बैचेस बना दूंगा। ठीक है, तो ये जो मेथड हम देखने वाला है उससे आपको क्या मिलेगी, आपको ये जो छोटी छोटी आपकी बैचेस है, ठीक है, ये जो आपकी छोटी छोटी सारी बैचेस है उसकी डिजिट आपको मिलेगी कि आपको ये बैचेस में कितने नंबर्स बनाने पड़े। आप यहाँ पे 200 पीस बनाओगे, 300 पीस बनाओ या फिर 400 पीस बनाओ, बट उसके लिए भी आपके दिमाग में कैलकुलेशन तो होना चाहिए ना कि भाई अगर मैंने 200 पीस बना दिए तो उसमें मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर आपने जितना प्रोडक्शन होना चाहिए और उससे कम कर दिया तो वो भी आपका लॉस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कई बार मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर मेंटेनेंस वो सब बढ़ जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपको क्या बताता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपको दिखाएगा कि आपको एक बैच में, जब आप ऐसी छोटी छोटी बैचेस बनाते हो तो एक बैच में कितनी क्वांटिटी रखनी है वो आपको वहाँ पे डिफाइन करेगा। तो इसके लिए इसका ग्राफ है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस ऊपर बैच साइज है जबकि वाई एक्सिस पर प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इनिशियली आपकी साइज़ कम होती है, बैच की साइज़ छोटी है, तब आप देख सकते हो कॉस्टिंग बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो ये कॉस्ट तो लंबी ही होती जा रही है, बट इसके सामने एक दूसरी कॉस्ट आती है जो जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वो यहाँ पे कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो आपकी जो बैच साइज़ है वो वहाँ पे कम होती जाती है। तो वो सिंपल है कि अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो आपको क्या करना है, आपकी जो बैच साइज़ है वो वहाँ पे आपको कम कर देनी है। तो इन दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो आपकी टोटल कॉस्ट वहाँ पे दिखा रही है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये ग्राफ भी ड्रॉ करना रहता है। तो आगे हम देखते हैं दैट इज़ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग EBQ मैथमेटिकली। अभी ये EBQ की जो थियोरी है उसकी फॉर्मूला आपको मैथमेटिकली डिराइव करना है, जैसे कि हमने ब्रेक इवन क्वांटिटी में किया था। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर 2 ब्रेक इवन एनालिसिस के वीडियोस में वो देख सकते हो कि वहाँ पे हमने ब्रेक इवन क्वांटिटी एनालिटिकली फाइंड किया था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको EBQ मैथमेटिकली फाइंड करना है, ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले Q जो है वो हमने ले लिया EBQ, उसके बाद R लिया है एनुअल प्रोडक्शन, S को लिया सेटअप कॉस्ट, C इक्वल टू फिक्स कॉस्ट पर प्रोडक्ट, I मीन्स इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर और T मीन्स टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज इन्वेंट्री मेरी है Q/2, मतलब कि एक मैंने रेशियो ले लिया कि जो मेरी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करें तो ये जो क्वांटिटी मिली उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय C कर दिया तो मुझे इन्वेंट्री कॉस्ट मिल गई। ठीक है, अब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगी मेरी Q/2 इंटू C, वो तो मैंने नीचे कैरी फॉरवर्ड किया, उसको मल्टीप्लाई बाय किया मैंने I से, कि जो मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट होगी फाइनल Q/2 C इंटू I। उसके बाद बात करते हैं सेटअप कॉस्ट, तो जो हुआ R इंटू S इंटू अपॉन Q, मतलब कि एनुअल प्रोडक्शन इंटू सेटअप कॉस्ट अपॉन योर EBQ मतलब कि क्वांटिटी। तो अब आगे क्या होगा, टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो हमें 1+2 करना पड़ेगा। ठीक है, हम 1+2 ये दोनों कॉस्ट को मिलाएंगे तो हमें हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट 1+2 कर दिया, तो टोटल कॉस्ट QCI/2 ये आपने रिजल्ट 1 में देखा और ये आपने रिजल्ट 2 में, इन दोनों का मैंने एडिशन कर दिया तो ये मुझे मेरा फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर ऑब्टेन अ मिनिमम वैल्यू। बच्चों ये जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब आई थी कि अगर किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, जो आपका f'(x) है, f'(x) मतलब कि डिफरेंशिएशन हुआ तो उसको हमें 0 से कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसको आप 0 से कंपेयर करोगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन t है उसको q मतलब कि EBQ के रिस्पेक्ट में किया तो dt/dq इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्विकली वो डिफरेंशिएशन का फंडा याद दिला दूँ कि जब हम बात करेंगे कि d/dq ऑफ q है तो इसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें d/dq ऑफ QA तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dq ऑफ Q तो 1 है, बट ये जो A है वो Q के सामने कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब आप Q के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे तो A का A ही रहेगा। तो d/dq ऑफ QA करोगे तो आपको आंसर मिलेगा A।
ठीक है। और एक फॉर्मूला है d/dx ऑफ 1/x करें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है डायरेक्टली मैं बता दूँ तो -1/x² होगा। अभी ये आंसर कैसे हुआ, तो d/dx ऑफ x⁻1 लिख सकते हैं, ये ऊपर चला गया, माइनस कूद के आगे आ गया, ऊपर -1 तो ये -2 हो गया, x⁻2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। आपके काम का ये कुछ है ही नहीं, बट ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि QCi/2, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन Q के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये तीनों टर्म को कांस्टेंट ही है, तो d/dq ऑफ Q तो 1 हो गया, तो ये तो पूरा चला गया, तो हमारे पास बाकी रहा Ci/2। यहाँ पे बात करें d/dq ऑफ RS, अभी ये RS कांस्टेंट है तो वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 1/Q का हो गया -1/Q², तो ये हो गया -1/Q², RS मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये पूरी टर्म उठा के हम राइट में ले जाए तो वो पॉजिटिव हो गई, Ci/2 इक्वल टू RS/Q²। अब मैंने क्या किया, Q² को सब्जेक्ट बनाया, तो Q को ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और Ci को नीचे ले आए, तो Q² इक्वल टू 2RS, ये ऊपर चला गया, तो 2RS/Ci। तो Q को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे मेरे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो Q इक्वल टू √2RS/Ci, ठीक है। तो ये हो गई आपकी EBQ की फॉर्मूला। तो ये अगर एनालिटिकली फॉर्मूला कभी भी आपको पूछे तो आपको इस तरह ये फाइंड करनी रहती है, दैट इज़ Q इक्वल टू √2RS/Ci। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Engineering. Thank you.